हेलो। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर हो गई? थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इस वजह से थोड़ा सा देर हो गई। चलिए तो है? हाँ ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वैसे भी आज लेट हो गया है। चलिए, तो आप देखेंगे कि अभी हम लोग सुपर नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन कर रहे थे और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है 2 से 3 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे आपके सुपर नोडल एनालिसिस के, और उसके बाद नोडल एनालिसिस के सारे केस क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप जो है, अगर आपसे करंट और वोल्टेज पूछा जाए तो नोडल एनालिसिस की हेल्प से उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका ये होने वाला है 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लिखिए कैलकुलेट कैलकुलेट द करंट कैलकुलेट द करंट ix calculate the current ix in the given circuit, in the given circuit by using nodal analysis method, nodal analysis method। काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, इंक प्रेजेंट है, इंक नहीं। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम मैं आपका बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपको एक गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपका नोडल एनालिसिस की हेल्प से आपको जो है क्या करना है बेटा, करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, करंट ix की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए तो नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम। आपके पास एक ब्रांच है, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसमें पहली ब्रांच टी है। पहली ब्रांच में आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक दूसरी ब्रांच है और इस दूसरी ब्रांच में आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा? 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक तीसरी ब्रांच है और इस तीसरी ब्रांच में भी आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा? 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में चौथी ब्रांच है और इस चौथी ब्रांच में भी आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक पांचवी ब्रांच है और इस पांचवी ब्रांच में भी आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। और फिर से बेटा आपके पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक छठवीं ब्रांच है जिसमें आपके पास 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। ठीक है, तो आपके पास ये जो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास 6 ब्रांच है। पहली ब्रांच में आपके पास 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, दूसरी ब्रांच में 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, तीसरी ब्रांच में फिर से एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, चौथी ब्रांच में फिर से 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, पांचवी ब्रांच में 1 ओम का प्रतिरोध लगा और छठवीं ब्रांच में आपके पास एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। और आपसे बोल रहा है कि आपके इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये जो 1 ओम का रजिस्टर वाली ब्रांच है, इस 1 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा? ix करंट फ्लो कर रहा है। और इस ix करंट की बेटा आपको क्या करनी है बेटा? वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपके पास 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एक बार ट्राई करें। फर्स्ट यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन, फर्स्ट यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन। आपको नोडल एनालिसिस की हेल्प से आपने इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट ix की वैल्यू बेटा क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है।
किसी का आंसर आया क्या? किसी स्टूडेंट का आंसर आया? फाइव एम्पियर। राज रानी जी बोल रही हैं 5 एम्पियर। चलिए, आंसर आ गया तो मतलब आपका टाइम खत्म है। अब आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को मैं से कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे आपको इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी आपका प्रिंसिपल नोड होगा, सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम होने चाहिए। तो आप देखेंगे इस करंट आईएस को तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, बशर्ते इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी प्रिंसिपल नोड है, एक बार सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस करंट आईएस को तो आप बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना प्रिंसिपल नोड है, और जितना भी प्रिंसिपल नोड होगा उन सभी प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो चलिए, इस करंट आईएस तो मैं बाद में निकालूंगा। सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना प्रिंसिपल नोड है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक प्रिंसिपल नोड तो ये है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल नोड, दिस इज सेकंड प्रिंसिपल नोड, नाउ दिस इज थर्ड प्रिंसिपल नोड एंड दिस इज फोर्थ प्रिंसिपल नोड, ठीक है। ये आपका चौथा प्रिंसिपल नोड है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल आपके पास 4 प्रिंसिपल नोड है। इस बार आप देखेंगे ये दोनों शॉर्ट सर्किट हैं, तो इन दोनों को मिला के एक नोड बनेगा, और बेटा ये दोनों ब्रांच शॉर्ट सर्किट, इनको मिला के एक नोड बनेगा। और आप देखेंगे बीच में रजिस्टर लगा है, अगर रजिस्टर ना लगा होता तो इन चारों को मिला के मैं एक प्रिंसिपल नोड मानता, लेकिन आप देखेंगे नीचे आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो इन दोनों ब्रांच को मिला के एक प्रिंसिपल नोड और इन दोनों ब्रांच को मिला के एक प्रिंसिपल नोड। तो आपके पास टोटल इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 4 प्रिंसिपल नोड है, 1 2 3 4। जैसे ही आपको इन चारों प्रिंसिपल नोड के विभव आपको मालूम चल जाएंगे, आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट आईएस की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करें। पहला चीज आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि किसी को इसमें कोई शक तो नहीं है, इसमें 3 प्रिंसिपल नोड है। गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना प्रिंसिपल नोड है, 4 प्रिंसिपल नोड है, ठीक है। इन चारों प्रिंसिपल नोड के आपको विभव क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इन 4 प्रिंसिपल नोड में से एक प्रिंसिपल नोड को आप रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर, तो किसी भी प्रिंसिपल नोड को हम कंसीडर करते हैं, सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी। फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी चलिए मैं इस प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर कर लेता हूं। जैसे मैं इस प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस और ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, इस प्रिंसिपल नोड का विभव आपको मालूम चल जाएगा। इस प्रिंसिपल नोड का विभव कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट विल बी देयर। अब आपके पास कितने प्रिंसिपल नोड बचे हैं जिनके विभव अननोन है, 1 2 3। जैसे ही आपको इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव कैलकुलेट हो जाएंगे, आप अपने करंट आईएस की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलिए, पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं V1 मान लेता हूं, दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को आप V2 मान लेते हैं, और बेटा तीसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को आप V3 मान लेते हैं। अब आपका मेन टास्क है आपको V1 V2 और V3 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आपके पास 3 अननोन है, 3 अननोन को निकालने के लिए आपको 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को ये सिंपल नोडल एनालिसिस का है कि क्या उसका स्पेशल केस का क्वेश्चन है, पहले देख ले। तो आपको दिख रहा होगा किसी भी प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट होगा,
तो ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को आप नोडल एनालिसिस के एडवांस मेथड, जिसको हम बोलते हैं सुपर नोडल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सुपर नोडल एनालिसिस की हेल्प से क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, दैट इज दिस क्वेश्चन can be solved with the help of super nodal analysis method. Super nodal analysis method. ये क्वेश्चन आपका सुपर नोडल एनालिसिस मेथड से क्या होगा, सॉल्व होगा। सुपर नोडल एनालिसिस मेथड का मतलब है कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आपको 3 रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला रूल आपका होगा, दैट इज फर्स्ट रूल इज ओम्स लॉ, दूसरा होगा केसीएल और तीसरा होगा केवीएल। इन तीनों रूल को अप्लाई करके ही आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि आपका बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जिन 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट होता है, वो दोनों प्रिंसिपल नोड क्या कहलाते हैं, सुपर नोड कहलाते हैं। तो आप देखेंगे नोड 2 और नोड 3 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, इसलिए आपका नोड 2 और नोड 3 कैसे नोड है, सुपर नोड है। नोड 2 और नोड 3 आपके सुपर नोड है। ये कौन से नोड है बेटा, सुपर नोड। अगर नोड 2 और नोड 3 आपके सुपर नोड है तो बेटा सुपर नोड की केसीएल इक्वेशन क्या होती है, सेम होती है। मतलब नोड 2 पे जब मैं केसीएल बनाऊंगा और नोड 3 पे जब मैं केसीएल बनाऊंगा, दोनों नोड पे जब आप केसीएल इक्वेशन बनाएंगे तो एक ही इक्वेशन आने वाला। जो नो केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे आएगी वही केसीएल इक्वेशन आपकी नोड 3 पे आने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों नोड पे केसीएल लगाने पे एक इक्वेशन आएगी। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, यहां पर आप देखेंगे दैट इज इस प्रिंसिपल नोड के विभव को आप कैसे निकालेंगे बेटा, आप देखेंगे कि इस प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं डायरेक्ट निकालूंगा कि केसीएल। तो आपको दिख रहा होगा जब किसी प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट होता है, तो उस प्रिंसिपल नोड के विभव को आप डायरेक्ट निकाल देते हैं। ये प्रिंसिपल नोड का विभव तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन आप देखेंगे इन 2 प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने के लिए आप केसीएल लगाएंगे, लेकिन जो केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे आएगी वही केसीएल इक्वेशन आपकी नोड 3 पे आएगी, क्योंकि दोनों सुपर नोड है। तो इन दोनों नोड पे केसीएल इक्वेशन बनाने के बाद एक केसीएल इक्वेशन आएगी। और बेटा आप देखेंगे एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप देखेंगे बिना किसी प्रतिरोध वाली ब्रांच में, बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच में जब मैं करंट लिखने जाऊंगा तो मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्या कर दूंगा, इसके वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दूंगा, या फिर इस वोल्टेज सोर्स को बिना देखे हुए इस ब्रांच में करंट को लिखने के लिए आप जो है दूसरी ब्रांच पे जाएंगे, तब आप इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज नहीं करेंगे। तो केवीएल का यूज करके बाद में मैं केवीएल इक्वेशन की हेल्प से क्या करूंगा, एक दूसरी इक्वेशन को फाइंड आउट करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे दैट इज मैं लिखने वाला हूं, क्योंकि आपका नोड 2 और नोड 3 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है, इसलिए आपका नोड 2 और नोड 3 कौन से नोड है, सुपर नोड है। क्योंकि नोड 2 एंड नोड 3 आर सुपर नोड, नोड 2 एंड नोड 3 आर सुपर नोड। अगर नोड 3 और नोड 2 आपके सुपर नोड हैं तो इन दोनों की केसीएल इक्वेशन क्या होंगी, सेम। इसलिए केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 2 इज इक्वल टू केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 3। नोड 2 और नोड 3 की केसीएल इक्वेशन क्या होंगी, सेम। चलिए अब मैं अपने प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहली बात करेंगे, पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है।
तो V1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं बेटा, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से मेजर करते हैं। तो रेफरेंस का पोटेंशियल आपको मालूम है, रेफरेंस का पोटेंशियल कितना होता है बेटा, 0 वोल्ट। रेफरेंस का पोटेंशियल आपको मालूम है 0 वोल्ट। अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, दिस इज 0 वोल्ट। आप देखेंगे जब आप V1 तक पहुंचेंगे तो आपको इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाऊंगा। आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने वोल्ट बढ़ जाएगा, 10 वोल्ट। 0 था ना, क्रॉस करने पे 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट, तो बेटा V1 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट आने वाली। ठीक है, अब आप देखेंगे नोड 2 और नोड 3 आपके सुपर नोड है, तो जो केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे बनेगी वही केसीएल इक्वेशन नोड 3 पे बनेगी। तो नोड 2 पे मैं केसीएल इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, तो दैट इज केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 2। ठीक है, नोड 2 पे केसीएल इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। जो केसीएल नोड 2 पे आएगी वही नोड 3 में, बाद में लोग दूंगा, यही केसीएल इक्वेशन होगी नोड 3 पे। ठीक है, तो नोड 2 पे, नोड 2 के विभव को निकालने के लिए जब नोड 2 पे केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो नोड 2 पे कितनी ब्रांच है, 3 ब्रांच। 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे, नोड से जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ। चलिए पहली ब्रांच में मैं कितना करंट मान रहा हूं बेटा, I1 करंट मान रहा हूं। दूसरी ब्रांच में कितना करंट मान रहा हूं, दैट इज I2 करंट मान रहा हूं। और बेटा तीसरी ब्रांच में कितना करंट मान रहा हूं बेटा, दैट इज I3 करंट आपका मान रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे नोड 2 के विभव को निकालने के लिए नोड 2 पे आप केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि नोड 2 पे आपके पास 3 ब्रांच है, तीनों में कैसा करंट मानेंगे, नोड से जाता हुआ और जाता हुआ। तो जब आप नोड 2 पे केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर। I1 करंट नोड को लीव करा, किस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन। I2 करंट भी नोड को लीव कर रहा है, कौन साइन आएगा, प्लस साइन। और I3 करंट भी नोड को लीव कर रहा है, दैट इज प्लस साइन। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। अब आप देखेंगे केसीएल के लिए आपको इन करंट्स को लिखना भी पड़ेगा। तो आप देखेंगे जरा I1 करंट की बात करते हैं। I1 करंट को मैं कैसे लिखूंगा, तो I1 करंट क्या, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख लेंगे। तो I1 करंट डायरेक्टली आपका ओम्स लॉ की हेल्प से लिख लिया जाएगा। ठीक है, I2 की बात करेंगे। I2 करंट क्या है, इस ब्रांच का करंट है, ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख लेंगे। ठीक है, नाउ I3 की बात करते हैं। I3 करंट को कैसे लिखेंगे, I3 करंट क्या, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, आपका वोल्टेज सोर्स का करंट है। क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, तो जो I3 करंट है इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट या फिर केसीएल मेथड से। तो आप देखेंगे इस I3 करंट को लिखने के लिए आपको एक नोड से दूसरे नोड पे आना पड़ेगा। I3 करंट फ्लो करते करते, और आप देखें करंट लिख रहे हैं, अभी मैं इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज नहीं कर रहा हूं। ये जो I3 करंट है ये फ्लो करते करते इस नोड तक आएगा। ये I3 करंट फ्लो करते करते इस नोड तक आएगा, और इस नोड पे आने के बाद ये जो करंट है इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये जो I3 करंट है इस नोड पे आने के बाद आपका जो I3 करंट है इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। मान लेता हूं बेटा इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, I4, और इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, दैट इज I5। तो आप देखेंगे इस I3 की वैल्यू मैं केसीएल या फिर इनडायरेक्ट मेथड निकालूं। किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जो I3 करंट है दैट इज नथिंग बट द इक्वल टू द सम ऑफ टू करंट, दैट इज I4 प्लस I5। तो आपका I3 करंट होगा इन दोनों करंट के सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप I3 करंट को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इनडायरेक्ट लिख देंगे। जो I3 करंट होगा वो I4 प्लस I5 के बराबर होगा। अब आप देखेंगे I4 करंट क्या है बेटा, I4 करंट क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली लिख देंगे। उसी तरह आपका I5 करंट आपको देखना है। I5 करंट क्या बेटा, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को भी आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख देंगे। I4 और I5 डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएंगे,
और I4 और I5 आ जाएंगे, तो दैट इज आपका I3 करंट आ जाएगा। तो आप इसी केसीएल इक्वेशन को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नोड 2 पे जो केसीएल इक्वेशन होगी उसका मॉडिफाइड फॉर्म आ जाएगा, दैट इज I1 प्लस I2, और बेटा I3 की जगह लिख देंगे दैट इज I4 प्लस I5, दैट इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखेंगे आपका I2 और I4 एक ही ब्रांच के करंट है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अगर आपके दो एक ही ब्रांच, अगर आपके पास दो करंट है, मैंने बोला था अगर आपके पास दो करंट हैं, दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो उन दोनों का सम हमेशा कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो मैं लिख देता हूं, चूंकि I2 एंड I4 एक ही ब्रांच के करंट है, एक ही ब्रांच के करंट है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आपके पास दो करंट है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों करंट का जो सम होगा I2 प्लस I4, इसका सम कितना होगा, 0। दैट इज I2 प्लस I4 का समेशन होगा 0। अगर आपका ये समेशन 0 होगा, दैट इज नथिंग बट द, इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, दैट इज सेम इक्वेशन को आप थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं, दैट इज I1 प्लस I2 और I4 को आप एक साथ कर लीजिए, I2 प्लस I4 को मैं एक साथ कर लेता हूं, प्लस I5 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आपको दिख रहा होगा बेटा, यहां से आपको दिख रहा होगा दैट इज I2 और I4 एक ही ब्रांच के करंट है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट है, इसलिए दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट इज केसीएल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट द I1 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द केसीएल इक्वेशन एट नोड 2। और जो नोड 2 पे केसीएल इक्वेशन आएगी, जब मैं नोड 3 पे केसीएल अप्लाई करूंगा तो भी यही इक्वेशन आने वाली है। लिख देता हूं, दैट इज दिस इज आल्सो द केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 3, क्योंकि नोड 2 और नोड 3 आपके क्या है बेटा, सुपर नोड है, तो दोनों की केसीएल इक्वेशन क्या होगी, सेम। तो नोड 2 पे जब केसीएल इक्वेशन लगाया तो ये इक्वेशन आई, नोड 3 पे भी लगाएंगे तो सेम केसीएल इक्वेशन। तो लिख रहे हूं बेटा, this equation is also represent the KCL equation of node 3। नोड 3 की भी केसीएल इक्वेशन आपकी यही आने वाली है, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यहां तक लिख लीजिए, उसके आगे हम लोग जो है भी क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। आप देखेंगे V1 की वैल्यू आपको आ चुकी है, आपके पास दो अननोन बचे थे, दो अननोन को निकालने के लिए दो इक्वेशन, लेकिन नोड 2 के विभव को निकालने के लिए केसीएल आपने यहां बनाया और नोड 3 के विभव को निकालने के लिए भी केसीएल इक्वेशन बनाया, लेकिन नोड 2 और नोड 3 की केसीएल इक्वेशन क्या आएंगी, सेम आएंगी, I1 प्लस I5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सुपर नोड है। सुपर नोड की केसीएल इक्वेशन हमेशा क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए बेटा। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने, यस या नो रिप्लाई करें, यस या नो रिप्लाई करें तो हम लोग आगे की तरफ बढ़े। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने, चलिए यस नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे
नोड 2 और नोड 3 की केसीएल इक्वेशन मैंने लिख दी और केसीएल इक्वेशन आ रही है I1 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक आप चीजें लिख चुके हैं। मिटा देता हूं बेटा। चलिए, तो दैट इज केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 2 एंड नोड 3 लिख देता हूं। केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 2 ये आपने बनाई थी, और जो कि नोड 2 और नोड 3 आपके क्या है, सुपर नोड, तो दोनों की एक ही केसीएल इक्वेशन आएगी। जो नोड 2 पे आई है वही आपकी नोड 3 पे आएगी। क्या आई थी बेटा? I1 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस केसीएल इक्वेशन में ये जो I1 और I5 करंट आपने मान रखे, इस करंट को आपको लिखना पड़ेगा। केसीएल में करंट्स को लिखना पड़ेगा। तो I1 क्या है बेटा? चलिए करंट लिखने जा रहा हूं बेटा। I1 क्या है बेटा? इस ब्रांच का करंट, और इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख लेंगे, ठीक है। और बेटा रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन की तरफ दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। फिर कौन सा करंट है? I5 करंट क्या है बेटा? इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा? हायर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0। यहां से आप एलसीएम लेंगे तो आएगा दैट इज V2 प्लस V3 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, V2 प्लस V3 दैट इज इक्वल टू 10। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब नोड 2 पे केसीएल लगाया तो भी यही इक्वेशन आएगी, नोड 2 पे भी, नोड 3 पे भी केसीएल लगाएंगे तो भी यही इक्वेशन। तो केसीएल इक्वेशन तो आप लगा नहीं सकते, ठीक है। दोनों नोड पे केसीएल इक्वेशन लगा दी, लेकिन इक्वेशन आ रही है, एक इक्वेशन से दो नोन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? तो आप देखेंगे बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच में जब मैं इस करंट को लिखने के लिए गया था, तो जब मैं एक नोड से दूसरे इस नोड के इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए जब आप नोड 2 से किस नोड में जा रहे थे? नोड 3 पे जा रहे थे, तो करंट लिख रहे थे, तब आपने इस वोल्टेज सोर्स को ध्यान नहीं दिया था, इस वोल्टेज सोर्स को के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिए थे, फिर वोल्टेज सोर्स को छोड़ दिया था, इसको थ्रू कर दिया था। तो आप देखेंगे इस बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच में करंट को लिखते समय आप इस वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दें। अब आप क्या करेंगे? इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे, 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड के केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो केवीएल इक्वेशन तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। आप देखेंगे इस 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है V2 से, तो V2 मेरा हायर पोटेंशियल पे होगा, और बेटा इस 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है V3 से, तो V3 मेरा लोअर पोटेंशियल पे। तो क्या लिखेंगे बेटा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ब्रांच वोल्टेज। ब्रांच में कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आएगा, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा? 5 वोल्ट। तो लिखेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ब्रांच वोल्टेज। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को सॉल्व करके आप V1 और V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, तो 2V2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा दिस इज 15। यहां से V2 की वैल्यू निकालेंगे, V2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15/2, और 15/2 को लिख सकते हैं 7.5 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू आ गई बेटा 7.5 वोल्ट। और एक बार V2 आ जाएगा तो आप V2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपके पास V3 कैलकुलेट हो जाएगा। चलो V2 की वैल्यू बेटा रख रहा हूं, तो V2 की वैल्यू जब आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं, V2 की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो V3 आ जाएगा, तो यहां से निकाल लेते हैं। V2 की वैल्यू है 7.5 प्लस V3 दैट इज इक्वल टू 10, यहाँ से V3 आ जाएगा बेटा 10 माइनस 7.5, तो V3 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.5 वोल्ट।
V3 की वैल्यू आ गई 2.5 वोल्ट। और आप देखेंगे एक बार V1, V2 और V3 की वैल्यू आ गई, आप किसी भी ब्रांच में आप करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। V2 की बेटा वैल्यू कितनी आई है, दैट इज नथिंग बट द 7.5 वोल्ट। और बेटा V3 की वैल्यू आपने निकाली है, ये आई है 2.5 वोल्ट। अब आपको सर्किट में सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम है, आप अपने करंट IX की बेटा वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज द करंट IX। इस 1 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच में IX करंट फ्लो कर रहा था, इस करंट को आप निकाल सकते हैं। तो आप देखिए IX के इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट है। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो यहां से आप IX की वैल्यू निकाल सकते हैं। IX की जो वैल्यू आएगी, हेलो, V1 की वैल्यू कितनी निकाली है 10, V2 वैल्यू कितनी निकाली 7.5 divided by 1 and this is nothing but equal to 2.5 एम्पियर। तो IX की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 एम्पियर। तो IX आपका 1.5 एम्पियर आएगा। बेटा राजरानी, आपका जो आंसर था दैट इज 5 एम्पियर, वो गलत था। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट हो तो अभी वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इस वोल्टेज सोर्स की जगह आपका करंट सोर्स लगा देता हूं 5 एम्पियर का, और आप देखेंगे जैसे ही आप इस वोल्टेज सोर्स को हटाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़े बेटा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए। अगर नोट कर लिया हो तो मुझे यस या नो लिख के भेज दी तो मैं आगे बढ़ूं। बढ़े बेटा आगे, चलिए। तो सेम ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड या फिर कैलकुलेट द करंट IX इन द गिवन सर्किट बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस मेथड। नोडल एनालिसिस मेथड की हेल्प से आपको अपने गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट IX की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है उसमें आपके पास पहली ब्रांच में आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा बेटा, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स, पहली ब्रांच में 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। दूसरी ब्रांच में आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। तीसरी ब्रांच में फिर से एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। चौथी ब्रांच में फिर से आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। पांचवी ब्रांच में फिर से आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। और बेटा इस बार ये जो छठवीं ब्रांच है इसमें वोल्टेज सोर्स की जगह मैं केवल क्या लगा देता हूं, करंट सोर्स लगा देता हूं। दिस इज करंट सोर्स। कितने एम्पियर का करंट सोर्स लगा देता हूं, चलिए 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा देता हूं। और ये करंट सोर्स 5 एम्पियर का करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में इस ब्रांच में फ्लो करा रहा है। नाउ दिस इज द
1 ओम का रजिस्टर, अगेन 1 ओम का रजिस्टर, दिस इज अगेन 1 ओम का रजिस्टर एंड दिस इज अगेन 1 ओम का रजिस्टर। ठीक है, और आपसे इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपका क्या कर रहा है बेटा, इस 1 ओम के रजिस्टर से ये जो IX करंट फ्लो कर रहा है, इस IX करंट की बेटा वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है, इसमें पहली ब्रांच में 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, दूसरी ब्रांच में 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, तीसरी ब्रांच में अगेन 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, चौथी ब्रांच में अगेन 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, पांचवी ब्रांच में अगेन 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, छठवीं ब्रांच में 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, और ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करा रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में इस 1 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच से IX करंट फ्लो कर रहा है, इस IX करंट की बेटा वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। चलिए आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, नाउ यू कैन बी कैलकुलेट। अब देखेंगे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स लगा दिया छठवीं ब्रांच पे, और आपका पूरा का पूरा तरीका जो होगा वो काफी चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन को करने का, एनालाइज करने का तरीका चेंज हो जाएगा। चलिए ट्राई करिए बेटा एक बार, देखिए आप ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन मैं तो कर दूंगा, मुझको तो आता है, लेकिन फर्स्ट यू कैन ट्राई द क्वेश्चन, फर्स्ट यू कैन ट्राई द क्वेश्चन with the help of nodal analysis method. किसी का आंसर आया तो बताए, कितना आंसर है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट IX? दिखाना चाहेगा कोई कॉपी अपनी, कोई स्टूडेंट अगर अपनी कॉपी दिखाना चाह रहा हो तो मुझे दिखा सकता है, नहीं तो आप चैट में भी आंसर मुझे भेज सकते हैं। 13/8 एम्पियर। चलिए आंसर दे दिया गया है, तो टाइम आपका खत्म होता है। अब अपने आंसर को मैच करिएगा, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट या फिर वोल्टेज निकाल सकते हैं, बशर्ते उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी प्रिंसिपल नोड हो, सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के आपको विभव मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे नोडल एनालिसिस में इस IX करंट को कैलकुलेट करूंगा, लेकिन कब, जब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी प्रिंसिपल नोड होगा, सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव आपको मालूम चलेंगे। तो आप देखेंगे इस IX करंट को तो आप बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड होंगे उन सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के आप विभव निकालेंगे। तो पहले चेक करते हैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना प्रिंसिपल नोड है। तो आपको दिख रहा होगा, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल नोड, दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल नोड, दिस इज थर्ड प्रिंसिपल नोड एंड दिस इज
फोर्थ प्रिंसिपल नोड। जैसे द 4 प्रिंसिपल नोड है इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, और एक बार आपको चारों के चारों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल गए, उसके बाद किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। आप देखेंगे इन 4 प्रिंसिपल नोड में से एक प्रिंसिपल नोड को मैं क्या मान लूंगा, रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड मान लूंगा। तो पिछली बार मैंने इस वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड माना था, इस बार सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए मैं इस प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, इसको कंसीडर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 3 प्रिंसिपल नोड हैं जिनके विभव क्या होंगे, अननोन होंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी इस बार मैं इस प्रिंसिपल नोड को क्या मान लेता हूं, रेफरेंस और ग्राउंड नोड कंसीडर कर लेता हूं। जैसे रेफरेंस और ग्राउंड नोड कंसीडर, जैसे मैं इस प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, इस प्रिंसिपल नोड का विभव आपको मालूम चल जाएगा। कितने वोल्ट है, 0 वोल्ट। ठीक है, अब आपके पास कितने प्रिंसिपल नोड हैं जिनके विभव क्या है, अननोन है। ठीक है, आपके 3 प्रिंसिपल नोड है जिनके विभव क्या है, अननोन है। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल नोड, इसके विभव को मैं V1 मान लेता हूं। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल नोड, इसके विभव को आप V2 मान लेते हैं। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल नोड और इसके विभव को आप V3 मान लेते हैं। 3 प्रिंसिपल नोड हैं जिनके विभव क्या है, अननोन है। अगर आपको इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल गए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि आपके पास कि बिना किसी प्रतिरोध के किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में क्या है, कनेक्ट है। बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट हो, तो उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम नोडल एनालिसिस के एडवांस मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसका नाम होता है सुपर नोडल एनालिसिस मेथड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नोडल एनालिसिस का एडवांस मेथड लगाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे सुपर नोडल एनालिसिस मेथड। ठीक है, तो नाउ लिख रहा हूं, दिस क्वेश्चन can be solved with the help of super nodal analysis method। super nodal एनालिसिस मेथड, ये क्वेश्चन आपका सुपर नोडल एनालिसिस मेथड से सॉल्व होगा। सुपर नोडल एनालिसिस मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आपको 3 रूल्स को एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। कौन कौन से रूल्स हैं, पहला रूल्स होगा ओम्स लॉ लगाएंगे, प्लस केसीएल लगाएंगे, प्लस केवीएल लगाएंगे। इन तीनों रूल्स को जब आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक साथ अप्लाई करेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके पास अगर मैं V1 प्रिंसिपल नोड के विभव को कैसे निकालूंगा, तो आपको दिख रहा होगा जो पहला प्रिंसिपल नोड है, इसमें आपके पास 3 ब्रांच है। 3 ब्रांच में से आप देखेंगे इस थर्ड ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के जो आइडियल वोल्टेज हो, बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है। तो आपको मालूम है कि बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जिन 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट होता है, उन दोनों प्रिंसिपल नोड को आप क्या बोलते हैं, सुपर नोड बोलते हैं। तो आपका नोड 1 और नोड 3 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, इसलिए नोड 1 और नोड 3 कैसे नोड है बेटा, सुपर नोड है। कैसे नोड है बेटा, सुपर नोड है। नोड 1 और नोड 3 कैसे नोड है, सुपर नोड। दिस इज सुपर नोड। नोड 1 और नोड 3 आपके सुपर नोड हैं, क्योंकि नोड 1 और नोड 3 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। जिन 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, उन दोनों प्रिंसिपल नोड को सुपर नोड बोलते हैं। और जो जो नोड सुपर नोड होते हैं उनकी केसीएल इक्वेशन क्या होती है, सेम। तो लिख रहा हूं बेटा, चूंकि नोड 1
एंड नोड 3। कैसे नोड है बेटा? सुपर नोड, आर सुपर नोड। कैसे नोड है? सुपर नोड है। नोड 1 और नोड 3 सुपर नोड है, तो जो केसीएल नोड 1 पे आएगी वही केसीएल इक्वेशन नोड 3 पे आएगी। इसलिए केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 1 इज इक्वल टू केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 3। ठीक है, तो नोड 1 पे मैं केसीएल बनाऊंगा, जो नोड 1 पे केसीएल आएगी वही केसीएल नोड 3 पे आएगी। तो नोड 1 और नोड 3 पे जब मैं केसीएल बनाऊंगा तो एक ही केसीएल इक्वेशन आएगी, एक केसीएल आपकी यहां से आएगी। तो आप देखेंगे तीनों प्रिंसिपल नोड में जब आप केसीएल इक्वेशन बनाएंगे तो दो केसीएल से 3 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो एक थर्ड इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगी जो कि कहां से आएगी? केवीएल। ठीक है, तो आप देखेंगे केसीएल से 2 इक्वेशन आएगी। ठीक है, उसके बाद आप केसीएल में करंट लिखने के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, दैट इज केसीएल में करंट लिखने के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे। और बेटा थर्ड इक्वेशन आपके पास 3 अननोन को निकालने के लिए तीसरी इक्वेशन के लिए आपको अपने वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज करना पड़ेगा, जिसको हम यूज करेंगे केवीएल की हेल्प से। ठीक है, तो यहां से 3 इक्वेशन आएंगे, 3 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैं नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, नोड 1 पे मैं केसीएल इक्वेशन लिख रहा हूं। डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे नोड 1 के केसीएल को, डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे तो कैसे निकालेंगे केसीएल? तो नाउ अप्लाई केसीएल एट नोड 1। नोड 1 पे मैं केसीएल अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, नोड 1 पे मैं केसीएल अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नोड 1 पे 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कैसा करेंगे? लिखेंगे नोड से जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ। ठीक है, तो आपका नोड 1 पे 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच है। पहली ब्रांच में कितना करें? I1 करंट जो कि नोड को लीव कर रहा है। दूसरी ब्रांच में कितना करंट मानूंगा? दैट इज I2 करंट जो कि नोड को लीव कर रहा है। और तीसरी ब्रांच में कितना करंट मानूंगा? दैट इज I3 करंट, और वो भी नोड को क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। तो नोड 1 में केसीएल इक्वेशन बनाने के लिए आप नोड 3 पे क्या करेंगे? करंट मानेंगे। और कैसा करंट मानेंगे? नोड से जाता हुआ जाता हुआ और जाता हुआ। नोड 1 पे 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में मैंने करंट माना I1, I2, I3 जो कि नोड को लीव कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। तो किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? 0 के बराबर। अब देखेंगे I1 करंट नोड को लीव कर रहा है, तो कैसा लिखूंगा? किस साइन के साथ? प्लस साइन। आपका I2 करंट भी नोड को लीव कर रहा है, किस साइन के साथ लिखूंगा? दैट इज प्लस साइन। बेटा I3 करंट भी नोड को लीव कर रहा है, किस साइन के साथ? दैट इज प्लस साइन। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? 0 के बराबर। चिन्ह के साथ लिखते हुए सभी धाराओं का बीजगणित योग कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे केसीएल इक्वेशन के लिए तीनों करंट को लिखना भी पड़ेगा। तो आप देखेंगे जो I1 करंट है, I1 करंट की बात कर रहा हूं, ये जो I1 करंट है वो आपका क्या है बेटा? इस ब्रांच का करंट है। I1 करंट इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो I1 करंट आपका डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा किस लॉ की हेल्प से? आपका ओम्स लॉ की हेल्प से I1 करंट आप आसानी से लिख लेंगे। अब बात आती है I2 करंट की। I2 करंट क्या बेटा? इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली लिख देंगे। तो I2 करंट भी आपका ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली लिख जाएगा। अब बात आती है I3 करंट की। ठीक है, I3 करंट क्या है बेटा? I3 करंट इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है? वोल्टेज सोर्स का करंट है। क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, तो आप इस I3 करंट को इनडायरेक्ट या फिर केसीएल मेथड्स लिखेंगे। तो आप देखें जो I3 करंट है वो फ्लो करता करता इस नोड तक आएगा। तो बेटा इस करंट को लिखने के लिए आप एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहे हैं। इस करंट को लिखने की जब आप एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहे हैं तब इस वोल्टेज सोर्स को मैग्नीट्यूड को यूज नहीं करें। करंट लिख रहा हूं तो वोल्टेज को यूज नहीं करूंगा। तो I3 करंट फ्लो करते करते इस नोड तक आएगा। और इस नोड पे आने के बाद ये जो I3 करंट है इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच में मान लेता हूं कितना करंट जा रहा है? I4। और इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है? मान लेता हूं I5। इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है? I5। तो आप देखेंगे किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होगा? जाने वाली धाराओं के योग। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगा? I4 प्लस I5। तो I3 की वैल्यू
जो होगी दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, जो I3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I3 नथिंग बट इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, जो I3 होगा वो I4 प्लस I5 के सम के बराबर होगा। I4 की बात करते हैं, क्या मैं I4 करंट को डायरेक्टली लिख सकता हूं? I3 करंट को तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो जो I3 करंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I4 प्लस I5। चलो I4 के बारे में बात करते हैं। जो I4 करंट है वो क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप डायरेक्टली ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो जो I4 करंट होगा उसको मैं डायरेक्टली ओम्स लॉ की हेल्प से लिख लूंगा। बात करते हैं I5 करंट। दिस इज नथिंग बट द I5 करंट। I5 करंट क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख देंगे। तो I4 और I5 को डायरेक्टली आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख देंगे, और I4 और I5 आ जाएगा तो दैट इज I3 आ जाएगा। तो सेम इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग फिर से मॉडिफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज I1 प्लस I2, और बेटा I3 की जगह लिख देता हूं बेटा I4 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको दिख रहा होगा, जरा ध्यान से देखिए, I2 और I4 एक ही ब्रांच के करंट है। I2 और I4 एक ही ब्रांच के करंट है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। I2 और I4 एक ही ब्रांच के करंट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का सम कितना होगा, 0। तो आप लिखेंगे चूंकि I2 एंड I4 एक ही ब्रांच के करंट है, एक ही ब्रांच के करंट है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए अगर दोनों एक ही ब्रांच के करंट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0। I2 प्लस I4 का जो सम होगा वो कितना होगा, 0। तो सेम इक्वेशन को आप थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं। सेम इक्वेशन को आप थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि I2 और I4 एक ही ब्रांच के करंट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0। तो नोड 1 पे जो केसीएल इक्वेशन आएगी, I1 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू 0। और जो केसीएल इक्वेशन नोड 1 पे आएगी, यही केसीएल इक्वेशन नोड 3 पे आएगी। तो दिस केसीएल इक्वेशन इज आल्सो वैलिड फॉर नोड 3। लिख देता हूं, दिस केसीएल इक्वेशन इज also valid for node 3। तो नोड 3 पे भी जब आप केसीएल इक्वेशन बनाएंगे तो यही केसीएल इक्वेशन आएगी। तो नोड 1 और नोड 3 पे मैंने केसीएल इक्वेशन बनाई। इक्वेशन क्या आ रही है, I1 प्लस I5 इक्वल टू 0, क्योंकि सुपर नोड है। सुपर नोड की केसीएल इक्वेशंस क्या होती हैं, सेम। इन दोनों नोड पे जब मैं केसीएल लगाऊंगा तो इक्वेशन क्या आएगी, 1, और इक्वेशन क्या होगी, I1 प्लस I5 इक्वल टू 0। यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है आगे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नोट करिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं।
चलिए, यहां तक आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया होगा। मैं यहां पर चीजें मिटा देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है। नोड 1 और नोड 3 पे जब आपने केसीएल इक्वेशन बनाई तो इक्वेशन कितनी आ रही बेटा? एक ही इक्वेशन आ रही है, और इक्वेशन है I1 प्लस I5 इक्वल टू 0। ये वाला नोड आपका रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड का, दिस नोड इज नथिंग बट रेफरेंस और ग्राउंड नोड। रेफरेंस और ग्राउंड नोड का विभव आपको मालूम होता है 0 वोल्ट, ठीक है। नाउ तो यहां लिख देता हूं केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 1 एंड नोड 3। नोड 1 और नोड 3 की जब आपने केसीएल इक्वेशन लिखी तो कितनी आ रही है? I1 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस केसीएल इक्वेशन में आपको करंट को लिखना पड़ेगा। करंट को लिखने, ये केसीएल है, इन करंट्स को लिखने के आप ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, दैट इज I1 करंट क्या है? I1 करंट लिखना। I1 करंट क्या है बेटा? I1 करंट इस ब्रांच का करंट है, और इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, तो जो I1 करंट है उसको मैं ओम्स लॉ से लिख रहा हूं। तो केसीएल के साथ साथ अब ओम्स लॉ लगा रहा हूं, तो I1 करंट लिखने जा रहा हूं। आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन के, दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलो I5 करंट के बारे में बात करते हैं। I5 करंट कहां पर? I5 करंट आपका इस ब्रांच का करंट है, और आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से लिख देंगे। तो I5 करंट रजिस्टर का करंट जो कि ओम्स लॉ से आ जाएगा, ठीक है। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है बेटा आपको, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के, दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर। ये तो बेटा रेफरेंस पॉइंट है या फिर रेफरेंस नोड है, इसका पोटेंशियल आपको मालूम होता है 0 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। और यहां से आपकी इक्वेशन आएगी V1 माइनस V2 प्लस V3 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द केसीएल इक्वेशन एट नोड 2, नोड 1 एंड नोड 3। नोड 3 और नोड 1 पे ये केसीएल इक्वेशन आएगी, और इस केसीएल इक्वेशन को लिखने के लिए आपने ओम्स लॉ भी क्या किया है? यूज किया। तो ये जो इक्वेशन है V1 माइनस V2 प्लस V3, ये कैसे आई है? केसीएल प्लस ओम्स लॉ की हेल्प से आई। तो लिख देता हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और ये कैसे आई है बेटा? केसीएल प्लस ओम्स लॉ आपने क्या किया है? अप्लाई किया, ओम्स लॉ। अब आप देखेंगे इन दोनों नोड पे आपने केसीएल इक्वेशन में, लेकिन एक इक्वेशन आ रही है, तो आपके पास कितने अननोन थे बेटा? 3 अननोन थे। 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन, तो बेटा इन दोनों पे लगाया एक केसीएल इक्वेशन। यहां पर इस प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने के लिए एक इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन आएंगी केसीएल से। तीसरी इक्वेशन आप देखेंगे, जब आप इस प्रिंसिपल नोड में केसीएल इक्वेशन लिख रहे थे, तो इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए आप एक नोड से दूसरे नोड पे आ रहे थे, तब आप इस वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो इस वोल्टेज सोर्स को थ्रू किया था, तो एक इक्वेशन आपको यहां से वोल्टेज सोर्स से मिलेगी, वो केवीएल इक्वेशन होगी। कैसे निकालेंगे उस केवीएल इक्वेशन को? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V1 से कनेक्ट है, तो V1 मेरा हाइयर पोटेंशियल पे होगा। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपका किससे कनेक्ट है बेटा? आपका V3 से कनेक्ट, तो V3 मेरा लोअर पोटेंशियल। तो कैसे लिखेंगे? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ब्रांच वोल्टेज। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल
दैट इज इक्वल टू ब्रांच वोल्टेज। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? KVL, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यूज किया। अब आपके पास 3 अननोन है, 3 इक्वेशन, तो आपके पास 2 इक्वेशन यहां से आ गए और बचा आपके पास एक प्रिंसिपल नोड जो कि सेकंड है। इसके विभव को निकालने के लिए आप KCL इक्वेशन यूज करेंगे। आप देखेंगे डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे, तो इस प्रिंसिपल नोड के विभव को कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड का था KCL। तो इस प्रिंसिपल नोड में KCL इक्वेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो लिख रहा हूं बेटा KCL इक्वेशन एट नोड 2। नोड 2 पे आप KCL इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। नोड 2 पे 3 ब्रांच हैं, तीनों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे? नोड से जाता हुआ, नोड से जाता हुआ और नोड से जाता हुआ, ठीक है। चलिए अब करंट में लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाला जो करंट है, इस ब्रांच का करंट लिखना है। ये करंट नोड को लीव करा, ये करंट नोड को लीव करा, कौन सा साइन आएगा बेटा? प्लस साइन। इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से लिख लेंगे। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट है। ये करंट नोड को लीव किया, प्लस साइन। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलिए ये वाला करंट हम लोग लिखने जा रहे हैं। नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट, ये वाला करंट लिखने जा रहे हैं। ये करंट भी नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा बेटा? प्लस साइन। ये करंट भी नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन, ठीक है। इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टेंस। रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। डायरेक्शन के हिसाब से ये हाइयर होगा, ये लोअर होगा, तो लिख रहा हूं बेटा ये करंट नोड को लीव किया, प्लस साइन। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। अब ये वाला करंट लिखने जा रहा है, ये करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन। लेकिन आप देखेंगे इस ब्रांच में तो करंट सोर्स लगा है, इस करंट सोर्स की वजह से इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट है? 5 एम्पियर का करंट। लेकिन आपको इस ब्रांच में किस डायरेक्शन में करंट लिखना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट लिखना है, ठीक है। तो अगर इस ब्रांच में करंट सोर्स की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में 5 एम्पियर है, तो इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट आएगा? -5 एम्पियर का करंट आएगा। और आप देखिए किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने KCL इक्वेशन लिखी है आपके नोड 2 पे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे आएगा बेटा दैट इज V2 माइनस V1 प्लस V2 माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा माइनस के V1 प्लस के 2V2 दैट इज इक्वल टू 5। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको V1, V2 और V3, वैसे आपको IX करंट चाहिए था। IX करंट निकालने के लिए, IX करंट के इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का, रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए। तो आपको V1 और V3, V1 और V2 की वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं V1 और V2 निकाल लूंगा, लेकिन V3 मालूम चल जाएगा, उसके बाद आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं तीनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाल देता हूं। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। पहली इक्वेशन क्या आ रही है? नाउ पहली इक्वेशन आपकी आ रही है दैट इज V1 माइनस V2 प्लस V3, V1 माइनस V2 प्लस V3 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रही है बेटा? V1 माइनस V3 दैट इज इक्वल टू 10। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 क्या आ रही है? माइनस के V1 प्लस 2 के प्लस 2V2 दैट इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब आप देखेंगे इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके V1, V2 और V3 निकालना है। इतना टफ टास्क नहीं है, अब ये गणित है ना, यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो चलिए V1, V2 निकालना है तो V3 को हटाना पड़ेगा।
तो मैं किसी एक इक्वेशन से V3 की वैल्यू निकाल लेता हूं V1 और V2 के टर्म में। तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं अगर V3 की वैल्यू निकालूं तो V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V3 को इधर लेके आएंगे, 10 को इधर लेके आएंगे, दैट इज इक्वल टू V1 माइनस 10। इस V3 की वैल्यू को मैं आपके इक्वेशन नंबर 1 पे रख देता हूं, और इक्वेशन नंबर 1 पे जब V3 की वैल्यू V1 के टर्म में रखेंगे, V1 और V2 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, तो यहां से ये रिलेशन आएगा, दैट इज V1 माइनस V2, और V3 की जगह रख दिया V1 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 2V1 माइनस V2 दैट इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ही आ गई V1 V2 में, दूसरी इक्वेशन है माइनस V1 प्लस 2V2 दैट इज इक्वल टू 5। V1 और V2 के बीच में दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके आप V1 और V2 निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको मान लीजिए V1 निकालना है। V1 निकालने के लिए V2 को हटाना पड़ेगा। V2 को हटाने के लिए आपको इस इक्वेशन में मान लीजिए कितने से गुणा कर देते हैं, 2 से। 2 से जब मैं गुणा करूंगा तो इक्वेशन मेरे पास जो आ जाएगी मॉडिफाइड होके, दिस इज 4V1 माइनस 2V2 दैट इज इक्वल टू 20। और ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस के V1 प्लस 2 के V2 दैट इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड कर देंगे, कट जाएगा, 3V1 दैट इज 25। तो यहां से V1 की वैल्यू बेटा आ जाएगी, दिस इज 25/3 वोल्ट। V1 की वैल्यू आ गई 25/3 वोल्ट। V1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो V2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं V1 की बेटा वैल्यू रख रहा हूं। V1 की वैल्यू मैं रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। V1 की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं। V1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख देंगे। इस इक्वेशन को रखने के बाद आप देखेंगे आपका कैलकुलेशन कुछ ऐसा आएगा। V1 की बेटा वैल्यू रखने जा रहा हूं इस इक्वेशन में, V1 की वैल्यू यहां पर रख रहा हूं, तो दिस इज माइनस 25/3 प्लस 2V2 दैट इज इक्वल टू 5। नाउ इसको इधर ले जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 2V2 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 25/3। एलसीएम जब आप लेंगे तो यहां से आएगा 2V2 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज इक्वल टू 2V2 दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 3। 2 से कट जाएगा, दिस इज 20 आएगा। यहां से आप V2 की वैल्यू निकाल लेंगे, V2 की वैल्यू आ जाएगी 20/3 वोल्ट। अब V3 की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए। चलिए V3 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पर V1 की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो यहां से V3 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। V3 इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू है 25/3 माइनस 10। एलसीएम ले लेते हैं तो 25 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3, तो V3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/3 वोल्ट। V1, V2 और V3 की वैल्यू आपके पास आ गई। V1 की बेटा वैल्यू आ रही है आपके पास, V1 की वैल्यू आ रही है 25/3 वोल्ट। V2 की वैल्यू बेटा आ रही है दैट इज इक्वल टू 20/3 वोल्ट। और बेटा V3 की वैल्यू आ रही है, V3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, ये आ रही है माइनस 5/3 वोल्ट। अब आपसे किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज पूछे निकाल सकते हैं। आपसे किस ब्रांच में करंट पूछा था, आपसे इस 1 ओम के रजिस्टर में ये जो IX करंट फ्लो कर रहा था, इसकी वैल्यू आपसे पूछा था। तो अब देखिए इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन की तरफ दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर। तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो यहां से आप IX की वैल्यू निकाल लेंगे। V1 की वैल्यू है 25/3 माइनस V2 वैल्यू है 20/3 डिवाइडेड बाई 1। तो IX आएगा आपका 25/3 माइनस 20/3, और जब घटाएंगे तो एलसीएम आएगा 3, 25 में 20 चला जाएगा, दैट इज 5/3 एम्पियर। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ, राजरानी जी आप लिख रही हैं वेयर ग्राउंड मैंने V3 नहीं रखा सकता हूँ, वेयर ग्राउंड मैंने वहां V3 नहीं रख सकते। बिल्कुल, जहां V3 है वहां पर अगर आप ग्राउंड ले लेंगे तो क्वेश्चन और आसानी से क्या हो जाएगा, बिकॉज करंट क्लॉकवाइज जा रहा था इसलिए लिया था, कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप जो है जहां पर मैंने V3 करंट माना, V3 पोटेंशियल माना, इस V3 को अगर आप ग्राउंड मान लेंगे तो इस प्रिंसिपल नोड का विभव डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, और एक इस प्रिंसिपल नोड का विभव डायरेक्ट आ जाएगा। और बेटा इन दोनों प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने के लिए एक केसीएल यहां पर, एक केसीएल यहां पर, क्वेश्चन और आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको रेफरेंस माना था, इस बार मैंने इसको मान के कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता था कि रेफरेंस आप किसी को भी मानिए, आपका आंसर क्या रहता है, सेम है। जरूरी नहीं कि हमेशा पहले वाले ही, जो नीचे पहला वाला नोड होगा उसी को रेफरेंस नोड मानते हैं। क्लियर है बेटा राजरानी, आपको क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो तो बताएं, क्वेश्चन में कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो बताएं। अभी मैं रेफरेंस को चेंज करने वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, घबराइए नहीं। क्लियर है बेटा? ग्राउंड को चेंज करने वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ग्राउंड को V3 नहीं। क्या पूछना चाह रही हैं आप, सही लिखिए। बिल्कुल मान सकते हैं, ग्राउंड को आप V3 मान सकते हैं, बिल्कुल। आप जो है ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को इसको मैं V3 मान लूं, इसको मैं ग्राउंड मान लूं, ठीक है, ये ग्राउंड अगर होगा तो इस प्रिंसिपल नोड के विभव को आप डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे, ये 10 वोल्ट आ जाएगा। और फिर यहां पर एक बार केसीएल लगाएंगे और यहां पर केसीएल, अगर आप देखेंगे यहां पर ये सुपर नोड का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। फिर सुपर नोड का क्वेश्चन कब होता है, जब दो प्रिंसिपल नोड के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज हो। यहां पर क्या लगा दिया था, करंट सोर्स लगा दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर सुपर नोड से सॉल्व नहीं होगा। इस प्रिंसिपल नोड के विभव को केसीएल से अलग निकालेंगे, इस प्रिंसिपल नोड के विभव को केसीएल से अलग निकालेंगे। दो अननोन होंगे, दो अननोन को निकालें, एक केसीएल यहां, एक केसीएल यहां, आंसर क्या आएगा, तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। समझ गई बेटा? समझ में आया आपको बेटा? ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा उस तरीके से। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, और उस क्वेश्चन में मैं आपको ग्राउंड चेंज करने का भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। वो क्वेश्चन आपको करके लाना है, क्योंकि उस क्वेश्चन को बताने में 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो आपकी क्लास आज शायद जो है 5:15 बजे तक थी, टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास 5:30 बजे है, इसलिए इस क्लास को हम लोग जो है इस क्वेश्चन पे ही यहाँ पर एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट या फिर आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन मान सकते हैं सुपर नोडल एनालिसिस का। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, कैलकुलेट द करंट IX in the given circuit by using the node analysis method. Now this is the question will be there. आपके पास पहली ब्रांच में एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है,
दिस इज 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। आपके पास एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच जिसमें 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। आपके पास एक तीसरी ब्रांच है जिसमें फिर से आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर से आपके पास एक चौथी ब्रांच है जिसमें फिर से आपके पास एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। फिर से आपके पास एक 1 2 3 4 पांचवी ब्रांच है जिसमें फिर से आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। और आपके पास एक छठवीं ब्रांच है जिसमें आपके पास दैट इज अगेन 1 ओम का प्रतिरोध लगा। दिस इज 1 ओम, दिस इज अगेन 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम। आपसे बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये जो 1 ओम का रजिस्टर वाली ब्रांच है, दिस इज 1 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच में ये जो IX करंट फ्लो कर रहा है, इस IX करंट की बेटा वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है नोडल एनालिसिस की हेल्प से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। दैट इज पहली ब्रांच में 1 ओम का रजिस्टर लगा है, दूसरी ब्रांच में 1 ओम का रजिस्टर लगा है, तीसरी ब्रांच में 1 ओम का रजिस्टर लगा है, चौथी ब्रांच में 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, पांचवी ब्रांच में 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है और छठवीं ब्रांच में आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। और बेटा इस दूसरी ब्रांच में आपका IX करंट फ्लो कर रहा है, इस IX करंट वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल आपका नोडल एनालिसिस मेथड समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज नोडल एनालिसिस से निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे परसों के दिन से मैश एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। और आज की मीटिंग को बेटा मैं यहीं पर लीव कर देता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद द एनजी।